नमस्कार, यूसेन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। कहते हैं चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, और नेचर के साथ साथ समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। उसी प्रकार शिक्षा एक ऐसी क्षेत्र है जहां पर परिवर्तन लाना ज़रूरी, क्योंकि आप इस ज़माने में ब्रिटिशकालीन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो ज़रूरी है कि समय के साथ साथ डिमांड के साथ साथ आपको एजुकेशन में भी चेंजेस लाना है। एजुकेशन की बात कही तो नागपुर और भंडारा में एक फेमस एजुकेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, डीडीएस एकेडमी, जो कुछ कई सालों से कार्यरत है और इस दिशा में उनकी एक अच्छी पकड़ है, एक अच्छी पहचान बनी हुई इस क्षेत्र में। यहीं के डीडीएस के श्री दंडे सर और श्री देशपांडे सर आज यहाँ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मैं अगर बात करूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं वहाँ पर, क्योंकि 1968 में जो फर्स्ट एजुकेशनल चेंज आया पॉलिसी में, सेकंड आया 1986 में, और थर्ड 1990 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक माइनर मॉडिफिकेशन किया था उसमें। उसके बाद करीब 34 साल बाद आज हम कह सकते हैं 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये इसको लाने की क्या ज़रूरत थी, या फिर उसके औचित्य क्या है? सर, जो ये पुरानी पॉलिसी थी, इट सीम्स टू बी आउटडेटेड। उसमें क्या था कि सिर्फ बच्चों को रटने को बोलो, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कोई बात ही नहीं। जो नई पॉलिसी उन्होंने लाई है, और एक बात कैसी थी कि मैं आर्ट्स का हूँ, वो साइंस का है। एक 2 दिन पहले मैंने एक वेबिनार लिया था। एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर मुझे साइंस पढ़ना है, लेकिन मुझे म्यूजिक भी पढ़ना है। तो मैंने सीधा कह दिया कि भाई ये फिक्स हमारी पॉलिसी होती है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है, ये एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, लॉ लो। इस टाइप की पॉलिसी थी। जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें क्या होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। मुझे मैथमेटिक्स लेना है और मैं कॉमर्स भी ले सकता हूँ, अकाउंटेंसी ले सकता हूँ, मैं उसके साथ हिस्ट्री भी ले सकता हूँ। तो जैसे मेरी चॉइस है, मुझे मैथमेटिक्स नहीं जमता है, ठीक है, मैं बायोलॉजी ले लूंगा। तो इतने बड़ी चॉइस दे तो इट्स ए गुड। यानी क्या होता है कि आज मुझे साइंस पढ़ना है लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ना, तो मैं क्या कहूँगा, भाई नहीं, हमारे पिक्चर में फ्रेम है, ये फ्रेम के बाहर जाना नहीं है। अब तो फ्रेम ही तोड़ दिए ना, तो कैन गो एनीवेयर फॉर एनी सब्जेक्ट। राइट, मतलब अक्रॉस। हाँ, हर चीज में इवोल्यूशन इज नेसेसरी, सो एजुकेशन में भी होना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि 34-35 साल में विशेष चेंज हुआ नहीं, बहुत लेट हुआ है। व्हाट आई फील दैट एवरी आफ्टर 15 to 20 years there must be a change, and then only we can have a good results as far as education is concerned. Right. जैसा सर ने बोला, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत अच्छा है, वो स्टूडेंट्स के दृष्टि से बहुत ही जरूरी था। पर फिर भी अभी भी हम बहुत वी आर लैगिंग बिहाइंड। जैसे आप अगर वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज या उनसे कंपेयर करते हमारा, तो एक वहाँ इंजीनियर बन गया है, उसके बाद उसके मन में आया कि नहीं, मैं अभी MBBS भी करना चाहता हूँ, ही इज अलाउड, he or she is allowed to do there। हमारे यहाँ वो अभी नहीं है, वो बेसिक सब्जेक्ट आपका बायो नहीं था, so you cannot go for that। मैं तो कहता हूँ वहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी जब जाएगी तो एकदम that will be the best thing। जी, मतलब फिलहाल जैसे आपने कहा अक्रॉस द स्ट्रीम्स जा सकते हैं हम, डिफरेंट स्ट्रीम्स है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, अक्रॉस द स्ट्रीम कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सर हाँ जी, एक पॉइंट मुझे और जी बिल्कुल बोलिए। इससे पहले क्या था कि गवर्नमेंट का ध्यान एजुकेशन में सबसे आखिरी में था, यानी उतना इम्पोर्टेंस नहीं, उतना फाइनेंस नहीं देते थे। इससे पहले क्या था कि जीडीपी का 3% ही हम देते थे एजुकेशन में। अब नई पॉलिसी में क्या किया है कि 6% दे दिया है। तो नेचुरली क्या होता है, जितना फंड ज़्यादा आ जाएगा उतने हम फैसिलिटी दे पाएंगे जी। एक तीसरा पॉइंट ऐसा था कि भाई इससे पहले क्या था कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारे यहाँ आ नहीं सकती थी, क्योंकि जो बाइंडिंग बहुत ज़्यादा था कि आपको 50 करोड़ डिपॉजिट करना है, कि भाग जाएंगे तो क्या करेंगे करके, इस हिसाब से। अब नई पॉलिसी में क्या किया है कि भाई दे आर फ्लेक्सिबल, कि भाई 50 करोड़ की आवश्यकता नहीं है, आप आ जाओ, लेकिन यू शुड बी इन ए टॉप 50 यूनिवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब। राइट। तो वैसे वो लोग जब यहाँ आ जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एक हेल्दी कंपटीशन आ जाएंगे। हम भी अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे, व्हाट आई फील पर्सनली। जी। बोर्ड एग्जाम्स की बात करें सर, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात कर रहे थे वो लोग कि ये आपकी सिर्फ कोर कॉम्पिटेंसी जो है वही टेस्ट की जाएगी, तो क्या ये एडवांटेजेस होगा या डिसएडवांटेजेस होगा? क्योंकि आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आप एक्सपेक्ट करोगे और उसमें आपने बिल्कुल बाय
फ्लूक आपने मार दिया और आप नहीं, व्हाट आई फील दैट कि ये जो कोर एग्जामिनेशन का चल रहा, अभी तो पक्का हुआ नहीं पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट की, पर वो अप्लाई नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऑनलाइन में वैसा पॉसिबल ही नहीं, वैसे टेस्ट उस टाइप का लेना। तो उन्होंने चल रहा है, सुना है ऐसा कि 1.5 घंटे का पेपर रहेगा और कोर सब्जेक्ट होगी, इसलिए नंबर ऑफ डेज विल बी रिड्यूस टू हाफ। इससे पहले 10 दिन चलती थी एग्जाम, अभी 4-5 दिन में खत्म होगी। तो उसके सिवा आज के डेट में तो भी कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा। दैट इज द ओनली बेस्ट सोल्यूशन, दैट इन important subjects only to be examined, that's all। क्योंकि मिनिस्ट्री का कहना है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो रिक्रूटमेंट के लिए ली जाती है जैसे बैंक्स के वगैरह, वो जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट थ्रू ऑनलाइन हो सकता है तो दिस ऑल्सो कैन बी हेल्ड। लेकिन जैसे मैं बता रहा था, उस स्टूडेंट के जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इज़ नॉट अ वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में शायद हो सकता है आपने गेस किया और राइट निकला हो। डेफिनेटली। और बोर्ड की प्रिपरेशन उसके दिमाग में 2 साल से बैठी हुई कि मुझे ऐसी करना है, और आप सडनली उसको बोलेंगे कि तू अभी ऑब्जेक्टिव इस पैटर्न पे पढ़, इस पैटर्न पे तैयारी कर और पढ़ाई कर और दे, तो स्विच ओवर में जरा टाइम लगता है। जी, वेरी डिफिकल्ट। जी, नई पॉलिसी में तो ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो बिगिनिंग से ही जो बच्चा डेवलप हो जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन, ही विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, सो फॉर सच ए स्टूडेंट इट विल नॉट बी द प्रॉब्लम। जी जी। जो एंट्रेंस टेस्ट है सर, अभी फ़िलहाल आपके पास नीट है, JEE है, AIEEE वगैरह इस किस्म के एग्ज़ाम्स है आपके पास, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये सब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसमें आप क्वालिफाई कर गए तो आप स्ट्रीम अपने हिसाब से चुन सकते हो। बराबर है, ऐसा है इसमें नहीं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि चॉइस बच्चे का ही रहेगा अल्टीमेटली। सो वैसे भी आज वो दे ही रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं, जेई का, इंजीनियरिंग का अलग और मेडिकल का अलग। उसमें ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके आखिरी दम तक उसके पास चॉइस रहेगा कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ या मेडिकल में जाऊँ। ही इज एन ऑप्शन देयर जी विद द स्टूडेंट। जी सर, ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं इसमें, वो कितना सार्थक है? क्योंकि मैं ये पॉइंट इसीलिए पूछ रहा हूँ, एक एम्प्लॉयबिलिटी रेट की बात चली थी, रेशियो की बात चली थी, ओनली 7% एम्प्लॉयबल है आफ्टर ग्रेजुएटिंग, वेदर इट्स एन इंजीनियर और मेडिकल कोर्स। लेकिन ये स्किल बेस्ड एजुकेशन, हाउ विल इट हेल्प द स्टूडेंट? इट विल हेल्प मच, व्हाट आई फील। हाँ, एक आपको लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1-1.5 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम डाली थी कि अटल टिंकरिंग लैब, नागपुर में भी एक 8-10 स्कूल को दिया है, एंड थ्रू आउट द इंडिया ये दे दिया है। और उसका थीम कैसा है कि भाई जो सब मैंने रखा है और जो आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो, तोड़ना है तोड़ो। अब क्या होता है, तो हाथ मत लगा, तू खराब करेगा। जब बच्चा वहाँ कुछ हाथ लगाएंगे ना तो उसके क्रिएटिविटी में कोई मतलब नहीं होता है। नई पॉलिसी में क्या जाएंगे, उसको दे दो भाई, ये थीम है, ये मॉडल ऐसा काम करता है, मैंने एक रोबोट बना दिया है, तो अपने हिसाब से बना, एट द मोस्ट क्या हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। तो अनलेस यू गिव सम चांस टू देम, दे विल नॉट डेवलप, राइट, दैट स्किल विल नॉट डेवलप रादर। जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे सर? नहीं, ठीक है, दैट इज द करेक्ट पॉइंट। अभी फिलहाल की जो पॉलिसी है उसमें ये पॉइंट था ही नहीं स्किल वाला, और इसलिए ग्रेजुएशन होने के बाद चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, एक मेडिकल लाइन छोड़ देते या बाकी कोई हो, अनलेस एंड अनटिल वो जॉब में जाके प्रैक्टिस नहीं करता या एक्सपीरियंस नहीं लेता, तब तक वो उसका नॉलेज ऑलमोस्ट जीरो। और चेंज जरूरी इसलिए था क्योंकि 50 साल से वही थ्योरी और वही कोर्स और सिलेबस था, जो कि प्रैक्टिकली जो अगर लॉ का स्टूडेंट अगर पास होके कोर्ट में जाए तो टाउट वुड बी बेटर नॉलेज, मोर नॉलेजेबल देन हिम, ये वाला हो जाता है। जी जी सर, एक और मुद्दे पर आते हैं हम कि वर्क स्मार्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है रेदर देन वर्क हार्डर। तो हार्ड वर्क से तो वो कुछ नहीं होता, लेकिन उसी चीज़ को, उसी मेहनत को, उसी एनर्जी को आप स्मार्टली यूज़ करोगे तो इट्स अ बेटर ऑप्शन। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट एंड बहुत अच्छे से, मतलब अभी नए पॉलिसी में वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि पहले ऐसा था, सर ने पहले भी बोला, देशपांडे साहब ने, कि एक घसी पिटी सिस्टम चलते आ रही थी। जैसे हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया वैसे हम हमारे बच्चों को, फिर अगली जनरेशन भी वैसा ही। अभी बहुत चेंज आएगा उसमें, और नए नए कंसेप्ट, इंडस्ट्री की जो डिमांड है उस हिसाब डिमांड के हिसाब से बनाना जरूरी होगा और डेवलपमेंट होगा। जी, आपके एकेडमिक क्लासेस जो है सर काफ़ी पुराने, मतलब 2 और 3 डिकेड्स हो गए इसको। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी परमिशन दी गई है कि आप भी आके अपने एकेडमिक सेशंस वगैरह यहाँ कंडक्ट कर सकते हो। तो हाउ एडवांटेजेस इज इट और डिसएडवांटेजेस इट फॉर द इंडियंस? बेटर दैट वी
we may be at par with them, we may be even better than them if we have the potential. और अगर हमारे पास नहीं है वो तो हम पिछड़ेंगे. तो मैं तो बोलता हूँ एक फेयर कॉम्पिटिशन सी हो गई है. तो इट इज ऑलवेज बेटर लेट देम कम एंड वी विल कॉम्पीट विद. राइट. तो सर एक बात करते हैं भी हम, जैसे ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि जब से 1 साल करीब 2 साल होते आ रहे हैं, जी 1.5 साल होते आ रहे हैं, हम लोग स्कूल्स इंस्टीट्यूशन सब बंद देख रहे, इवन आपके एकेडमिक क्लासेस में भी ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया. तो ये कितना एडवांटेजेस हो जाता है और डिसएडवांटेजेस हो जाता है? देखो उसमें एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. ओके, तो एक ऑनलाइन का जो फ़ायदा होता है कि उतना बच्चे का समय बचता है आने जाने का. और आप एक बात देखेंगे कि एक्सीडेंट के केसेस भी बहुत कम हो चुके हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड. लेकिन एक डिसएडवांटेज कैसा है कि जो बच्चों को अभी तक, जैसे जो बच्चे ने अभी तक अटेन किया है बोलो, या उससे आसपास भी जो हमारे पास आया है, तो उसको आदत कैसी होती है कि टीचर सामने रहेगा, फिजिकली सामने, हाँ वो मेरे सामने रहेगा और आई कैन चेक द होमवर्क. मेरे सामने स्टूडेंट है तो मैं उसका होमवर्क चेक कर पाऊंगा. आज ऑनलाइन में क्या, जब मैं पढ़ाता हूँ, मैंने होमवर्क दे दिया है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू गेस. जब वो मेरे क्लास में बैठता है तो उसके बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका मैं पेपर देख सकता हूँ. और उसने होमवर्क नहीं किया है तो उसको मैं कुछ पनिशमेंट दे सकता हूँ, जहाँ पीछे आके खड़ा रह करके. अब यहाँ तो कोई स्कोप ही नहीं है ना. तो जब भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन. जी, मेन क्या डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं. हाँ, फोन पे आपका टीचर का क्लास चालू है, फोन बजता ही है, वो तो कर सकते हो आप उसको उस मोड पे डाल सकते हो, स्टूडेंट डालते हैं. या थोड़ा सा बोर लगने लग गया तो किसी का ध्यान नहीं, डाइवर्ट हो गया अटेंशन, his mind is diverted and he start doing something else on that smartphone. That is another important disadvantage. पहले पेरेंट को ऐसा लगता था कि भाई बच्चे को फोन दे दिया काम हो गया, और उनका भी उसमें उतना ही रोल मैं बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को. एन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल उनका उसमें प्ले होना चाहिए कि बच्चा बैठा है क्लास में, मतलब पढ़ रहा है फोन पर, सेल पर, तो वो ठीक पढ़ रहा है कि नहीं, उसको समझ रहा है कि नहीं. आप मम्मी बोलो, पापा बोलो, बड़े भाई बोलो, बहना बोलो, जो भी घर में लोग होंगे, उन्होंने ये ध्यान देना चाहिए. जो सच में हमने कई बार ऑब्जर्व किया है कि वो ऑन कर देता है, लॉग इन हो जाता है हमारे साथ, और वो दूसरे ही काम करते रहता है. ये दूसरा इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक उसमें. तीसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि कई बार जब हमारे बच्चे तो उमरेड या गढ़चिरौली ऐसे एरिया से भी आते हैं, वहाँ पे ये नेट का प्रॉब्लम बहुत होता है. सिग्नल्स पहुँचते नहीं, फिर बीच में कट हो जाता, आवाज नहीं आती. तो हमने फिर उसका सॉल्यूशन ऐसा ढूंढा कि हम रिकॉर्डेड उनको भेजने लग गए. पर रिकॉर्डेड में फिर वो उसमें अपनी मर्जी से देखता भी है, नहीं भी देखता है, कुछ इसका कंट्रोल नहीं, सुपरविजन नहीं हो. हाँ, सुपरविजन नहीं. तो ये सब सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं. जी, आप अगर एडवांटेज बोलते हो तो एडवांटेज भी है, नो डाउट अबाउट दैट, कि मेरा एक टॉपिक कमजोर है किसी सब्जेक्ट का, मैं बार बार वो लेक्चर रिकॉर्ड करके रख सकता हूँ और बार बार देख सकता हूँ, तो अपने आप वो अच्छा हो जाएगा मेरा टॉपिक वो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरी बात, एक आधा बच्चा बीमार है या किसी काम में फंस गया है या कहीं गाँव गया हुआ है, तो वहां से भी अटेंड कर सकता है क्लास को. उसका क्लास बिल्कुल डूबेगा नहीं. पर ये पूरा डिपेंड करता है बच्चे पर, स्टूडेंट्स पर, बच्चे या बच्ची जो भी, उनके ऊपर डिपेंडेंट है वो कैसा इसको लेते हैं. अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मैक्सिमम बच्चे उतना सीरियसली अभी नहीं, पहले शुरू में लिया उन्होंने 3-4 महीने. अभी एक जो इलाइट क्लास है बच्चों में, वो भर इसका एडवांटेज ले रहा है. ओवरऑल मास एजुकेशन अपने यहाँ जो सिस्टम है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष फायदा उनको इसका हो रहा हो. मैं कुछ पेरेंट को बोलना चाहता हूँ. बिल्कुल. कि नॉर्मली क्या होता है कि भाई मैंने स्मार्टफोन बच्चों को दे दिया है, बच्चा पढ़ रहा है, मेरी जिम्मेदारी खत्म है. ऐसा तो नहीं है. जब भी मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, पेटीएम लेता हूँ, तो एक उनको बात समझाता हूँ कि बच्चों को अंदर से दरवाजा बंद करके बैठने मत दो. बच्चा क्या बोलता है, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है, बैठ लेता है करके. तो नेचुरली वो पढ़ता है नहीं पढ़ता है, ये भी दूसरी बात है. दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी बच्चा क्लास में बैठता है ऑनलाइन, तो उसने क्लास जैसा बैठना चाहिए, नहा के बैठना चाहिए. बच्चा लेट रहा है, तकिए पे लेट रहा है, फिर सुन रहा है, इससे अच्छा है कि जैसे वो
क्लास को जा रहा है, कॉलेज को जा रहा है, उस टाइप से उसने ड्रेस पहनना चाहिए और उस टाइप से जो बैठता है क्लास में तो नेचुरली उसको क्लास की फीलिंग आती है, तो जो इम्पैक्ट मिलता है ज़्यादा अच्छा मिलता है, टू माय ओपिनियन। जी जी सर, आपने अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात गिनाई आपने, और वैलिड है बिल्कुल, जो आपके पॉइंट्स है बिल्कुल सही है। कभी इंटरनेट के सिग्नल्स बराबर नहीं मिल रहे, कभी लड़का एब्सेंट रह सकता था अगर फिजिकली अटेंड करा, लेकिन गांव भी गए जैसे आपने कहा तो वो अटेंड कर ले सकता उस गांव से, बशर्ते सिग्नल्स एंड ऑल दैट। लेकिन साथ साथ में आपको जो प्लानिंग करते हो आप, साल भर का एकेडमिक सेशन जो आप प्लान करते हो, कितने यूनिट टेस्ट देना, कितने सब्जेक्ट्स को कितने दिन में कवर करना वगैरह, ये सब प्लानिंग ऑनलाइन के हिसाब से अगर आप करते हो तो क्या उसमें दिक्कतें आती है और कैसे आप उसको मैनेज करते हो? मतलब नाउ यू नो द एडवांटेजेस, यू नो द डिसएडवांटेजेस, फिर उसके हिसाब से आप कैसे प्लानिंग करते हो? थोड़ी दिक्कत जाती है ऑनलाइन ऑफलाइन में। क्या होता है, ऑनलाइन की स्पीड थोड़ी सी कम रहती है क्योंकि आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू सी whether he is in a position to understand करके। आज कैसा है, मैं क्लास में बैठा हूँ तो एक एक का चेहरा देख सकता हूँ मैं, तो चेहरा देखने के बाद मुझे पता है ए झूठ तेरे क्या प्रॉब्लम है करके। आज क्या होता है कि वो फैसिलिटी मैं नहीं ले सकता हूँ, बस उतना ही। बोलो सर। नहीं, मेनली वही है कि प्लानिंग करते समय अपन कर लेते हैं, पर बच्चे का रिस्पांस जब हम टेस्ट के जरिए ले देखते हैं तो मैक्सिमम बच्चों का नहीं आ रहा, तो फिर से अपने को टॉपिक को रिवाइज करना पड़ता है। ऐसा बहुत बार होता है। फिजिकल क्लास में ऐसा है कि वो तुरंत मालूम पड़ने से वही के वही रेक्टिफाई हो जाता है, तो टाइम फैक्टर बहुत सेव होता है उसमें, समझ लगता है। जी, अब ये कोविड के सिनेरियो में आप एजुकेशन को किस अंदाज में देखते हो सर, खासकर आप जब प्लानिंग की बात करते हो, ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हो, हाउ डू यू व्यू दैट? अभी ऐसा है कि आज के डेट में, जैसा हमने पहले भी बात किया कि कोविड के कारण अल्टरनेटिव ही नहीं है, इसलिए कितना भी रोएगा है तो भी करना तो वही है हमें। तो इसमें मैं जैसा बोल रहा था पहले कि स्टूडेंट और पेरेंट्स ये दोनों अगर कोऑपरेट करते हैं इंस्टीट्यूशन को, चाहे स्कूल हो चाहे क्लास हो, तो ही ये पॉलिसी सक्सेसफुल होगी ऑनलाइन एजुकेशन वाली। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द सेशन देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जब परीक्षा पूरे साल भर ऑनलाइन क्लास हुई और परीक्षा अगर ऑफलाइन हो गई तो बहुत दिक्कत जाएगी उनको, दे विल नॉट बी एबल टू कोप अप। एंड होपफुली जो एडमिनिस्ट्रेशन है दे विल टेक अ नोट ऑफ दिस कि भाई जब ऑनलाइन क्लासेस साल भर चला तो ऑनलाइन ही एग्जाम या ऑफलाइन की बात करो तो एक इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल। दूसरा मेन प्रॉब्लम क्या है, अभी जैसे बच्चा हमारा पिछले जून जुलाई से घर पे बैठा है, पिछले साल का बच्चा जो भी 12th में गया, 11th से मान लो, उसने साल भर एक लाइन भी लिखी है कि नहीं घर में, गॉड नोस, नोबडी नोस। तो उसको अचानक हम बोल देंगे कि भाई तू 4-4 लाइन के क्वेश्चन आंसर्स बना एग्जाम में बैठ के लिख, तो मुझे लगता नहीं ना उसको स्पीड आएगी, ना लिखना आएगा, ना प्लानिंग आएगा, कुछ भी जमेगा जी। इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ जी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर, जैसे कि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन की बातें गिनाई ये भी, तो उसमें मान के चले हम एक फिजिकल ही बैठे क्लास में, यानी ऑफलाइन है, और एक बच्चे को कोई डिफिकल्टी आ गई, वो उसने आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने पूछा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, दैट वन क्वेश्चन could also be the difficulties of some other boy जो उसी समय सुन लेता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता कि आपको आपके जो डिफिकल्टीज है वो लिख के देना, फिर आप 1-to-1 हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? हमारे क्लास में होता है। हाँ, ये हमने थोड़ा आपको मैं बोलने वाला था जी। क्या होता है, जितने क्लासेस चल रहे हैं वो नॉर्मली उनकी प्रोसेस क्या होती है कि भाई मेरा लेक्चर रिकॉर्ड किया है, मैंने बच्चों को दे दिया है। हमारा क्लास में रिकॉर्डिंग कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, सब क्लासेस ऑनलाइन है, लाइव है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऑथेंटिकली ऑनलाइन, हाँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होता है कि जैसे मैंने पूरा ब्लैक बोर्ड मेरा खत्म हो गया है, तो मैं क्या पूछूंगा भाई कि पूछो यहाँ से आ जाओ चार्ट में। तो जब बच्चे चार्ट में आ जाते तो पूछते सर मुझे 8वीं लाइन नहीं समझी और 12वीं लाइन नहीं समझी, तो जैसे 8वीं लाइन ये है कि चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। तो दैट्स ए एडवांटेज ऑफ आवर क्लास, दैट एवरी क्लास इज अ लाइव क्लास, every class. And that's my advice, being a senior person in this, I can say so to all other class owners, कि इस टाइप से लो, आप जैसा रेगुलर फिजिकल क्लास चलता है डिट्टो वैसे ही लेना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों को, इसका आंसर क्या दोगे आप, चैट में वो लिखेंगे, मैं रुका हूँ, आई वेट फॉर देम, कपल ऑफ मिनट्स वो राइट करेंगे, सभी तो करते नहीं, पर 8-10 बच्चे कुछ राइट करेंगे, मेरा असिस्टेंट भी रहता है, वो देख लेता है सर इसका करेक्ट उसका करेक्ट, आई कैन अनाउंस कि भाई ये बच्चे का करेक्ट है, उसको भी थोड़ा सा उधर अच्छा लगता है, एनकरेज। तो इस टाइप से हम लेते तो
हमारी स्पीड इसके कारण तो उतनी नहीं है जितनी बाकी क्लासेस, क्योंकि वो एकदम रिकॉर्ड चालू हो गया आखिर में खत्म हो गया। हम वेट करते हैं, प्रॉब्लम भी दिया, सर फिजिक्स के प्रॉब्लम देते हैं, मैं केमिस्ट्री के देता हूँ, तो वी वेट कि भाई ये लिखा है आप सॉल्व करो, रिस्पॉन्स दो, और आखिरी में ये आंसर हमारा आया, आपका आया कितना आया चेक करो, लाइक दैट। तो टाइम लगता है। हम वी आर ट्राइंग टू डू जस्ट लाइक अ फिजिकल, सिर्फ बच्चा सामने नहीं। लेकिन जैसे आपने कहा टाइम का फैक्टर आता है कि आप उनके लिए रुके रहोगे तो टाइम वेस्ट होता है। जी जी। तो हाउ डू यू ओवरकम दैट? क्या आपने कुछ सोच के रखा है? नहीं, चल रहा है उसके ऊपर अलग अलग टाइप से हम सोच चल रहे हैं। बाय टेकिंग एक्स्ट्रा पीरियड, हां एक्स्ट्रा पीरियड नेट का भी प्रॉब्लम आता है, सभी चीजें, पैसे भी उनके बढ़ते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, तो भी चल रहा है कुछ उसके ऊपर सॉल्यूशन वी आर ट्राइंग टू। हम उसमें एक पॉइंट और करते हैं, बिल्कुल, कि यदि बच्चों को नहीं समझ रहा है तो हर टीचर के व्हाट्सएप नंबर बच्चों के पास है। मान लो मुझे नहीं समझाइए और मैंने नहीं पूछा, बहुत सारे बच्चे शाय हो जाते हैं, राइट। तो नेचुरली क्या होता है, वो व्हाट्सएप में लिख के देता है कि सर मुझे ये नहीं समझा। अदरवाइज वो लिख के देंगे कि आई वांट योर टाइम, आप कौन सा समय दे सकते हो, तो देयर कैन बी कम्युनिकेशन राइट फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग। जी, वो एक अच्छा एक फैक्टर पॉइंट बताया आपने। हाँ। सर जनरली देखा जाए जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट से कोचिंग क्लासेस है, ये लोग क्या करते हैं, संडे के दिन एक यूनिट टेस्ट या कुछ जनरली उसके लिए रिजर्व रखते हैं। जब तक कि वो बच्चा फिजिकली आपके सामने बैठा है, वो ही कांट चीट, ही कांट, वो अपना नॉलेज यूज़ करता है। लेकिन ऑनलाइन में ये एडवांटेज बच्चे के लिए है कि वो आपको चीट कर सकता है, मतलब कॉपी देख के फिर वो उतार लेता है। हाउ डू यू ओवरकम दैट? There is no control on that. Unfortunate part of it is that not only the student, but sometimes parent also help. ये That गड़बड़ is very bad. And we simply can come to know it if we are smart enough. We can understand that. तो पेरेंट ने भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये मार्क्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप क्यों उसको ऐसा, एक तो आदत भी गलत जाती है और वो कोई जानबूझ के करता है, ऐसा हमें बताया तो बता दिया पापा ने, बच्चों को लिख दिया, ऐसा होता है करके, दैट इज नॉट करेक्ट इन फैक्ट। वो कांसेप्ट दिमाग में बैठाने तो कोई मीनिंग नहीं उसका। नहीं उसका। जब हम पीटीएम लेते हैं ना, तो ये पेरेंट को बोलते हैं कि भाई कल इतने इतने बजे पेपर है करी। जब भी पेपर होता है तो जब हम एवरी मंथ जो पीटीएम लेते हैं उसमें ये बताते हैं कि भाई एग्जाम के वक्त आप उसके साथ बैठो, अच्छा, दूर से उसको ऑब्जर्व करो एटलीस्ट, तो सो दैट वट एवर मार्क्स ही विल बी गेटिंग विल बी ट्रू मार्क्स। और फ्रैंक है और बाद में जेन्युइन रहेगा सर। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि इतने बच्चे ये वैसे स्मार्ट हो गए हो आजकल ये सब ऑनलाइन से, तो जिस मोबाइल पे वो काम कर रहे हैं वो तो ठीक है एग्जामिनेशन का, दूसरा भी एक रखते हैं और उसके थ्रू ये कम्युनिकेट उसके आंसर निकाल कर, इवन दैट आल्सो, बट दैट नीड्स टू बी ऑनेस्टली प्रूव्ड और लेट द, जैसे आपने कहा, लेट द पेरेंट प्ले द रोल ऑफ अ टीचर उस समय के लिए कम से कम। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं और शायद जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनके जहन में भी ये बात हो कि आपके पास सीबीएसई पास स्टूडेंट्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जेई और नीट वगैरह, आईसीएसई के भी स्टूडेंट्स आते हैं, स्टेट बोर्ड के भी स्टूडेंट, इनके आईक्यू लेवल्स ज़रा डिफरेंट रहते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव ऑप्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग। अब एक छत के नीचे आके ये लोग, अगर सीबीएसई का भी स्टूडेंट बैठा है, एसएससी का, स्टेट बोर्ड का भी बैठा है, आईसीएसई का बैठा है स्टूडेंट, तो हाउ डू यू टैकल देयर आईक्यू लेवल्स? क्योंकि सबके आईक्यू लेवल्स अलग अलग होते हैं। फिजिकली आप उसको सेग्रीगेट कर सकते थे, क्लासेस में वही होता है कि और जो टीचिंग है वो तो सेम होता है, पर बाद भी डिपेंडिंग अपॉन देयर आईक्यू लेवल द बैचेस आर डिफरेंट एंड अकॉर्डिंगली द ट्रीटमेंट्स आर गिवन टू देम। जो बच्चा बहुत हाई आईक्यू वाला है उसको आप जनरल में रखोगे तो वो बोर हो जाएगा, या एकदम ही एवरेज कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है, एवरेज बच्चे को अच्छे बैच, तो इसलिए वो बैच सेग्रीगेशन तो हर जगह है और हर क्लास में होता है, वैसे हमारे यहाँ पे भी होता है। जी जी। इन एडिशन टू दिस सर, और कोई नोट्स या कुछ इसको आप हेल्प करते हो मेल के थ्रू वगैरह ऐसा? हाँ, नोट्स मेल करते हैं, और पहले हमने कुछ दिन तो पेरेंट्स को भी बोला था कि आपको समय मिलता है और जिनको पॉसिबल है, जिनको तकलीफ नहीं है, वो हम प्रिंटेड नोट्स भी हमारे वहाँ से पेरेंट्स स्टूडेंट को हम अलाउ नहीं करते थे, राइट, तो वो भी करते हैं। और वैसे बेल तो भेजते हैं जी। और जो नोट्स बनाए हैं, जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है, वहाँ ऊपर से लिखा रहता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस टाइप का। तो जिस बच्चे की जैसे लेवल है उस लेवल से वो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एकदम से मैंने लेवल 3 बच्चों को दो दिया है
और जो बच्चों उसको पिकअप नहीं कर पा रहा है तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, उसमें डिप्रेशन आ जाता है। तो बेटर हम पेरेंट को ही कहते हैं कि भाई उसको पहले लेवल 1 सॉल्व करने दो, फिर उसको लेवल 2 सॉल्व करने दो, देन ही कैन गो फॉर द हायर एग्जामिनेशन। जी जी हाँ। तो मतलब आपने जैसा कहा सेग्रेगेट कर दो पहले से और उनको उस हिसाब से उनके आईक्यू लेवल्स के हिसाब से पढ़ाओ। गिवन अ चॉइस सर, आप दोनों को पूछ रहा हूँ कि आप ऑनलाइन प्रेफर करोगे या ऑफलाइन प्रेफर करोगे? यू विल ऑप्ट फॉर अ मिक्सचर ऑफ बोथ दिस? In today's scenario, actually mixture will be always preferred. But personally, I myself will prefer definitely offline classes because there is an interaction with them. What they are doing, we can see. और हम जो पढ़ा रहे हैं, हम उनको वहाँ डिफिकल्टी आई, डायरेक्ट 1-to-1 बात भी होती है। और जैसा जब भी आपने कहा कि वो एडवांटेज सबको मिलता है, वो ऑनलाइन में नहीं होता है। जी। पेरेंट्स को लगता है सर कि जैसे अगर मैंने मेरे बच्चे को DDS एकेडमी में डाल दिया, अब मेरे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपना देखते बैठेगा एंड देन ही स्टार्ट्स नेग्लेक्टिंग द चाइल्ड, ये सोचकर कि ऑलरेडी किसी के हाथों में सेफ हैंड्स में है। तो उनको क्या एडवाइस करोगे आप? नहीं, वो गलत सोच रहे हैं। हाँ। नहीं, पहले ऐसा था सर कि जब ऑफलाइन चलती थी इतने सालों में, आप जैसा बोल रहे वैसा ही था कि बच्चा एक बार लाके छोड़ दिया, ये क्लास है, यहाँ जाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। और वैसे ही, और खैर हम भी फिर उतनी मेहनत उन पे लेते थे। पर आज तो वो पॉसिबल ही नहीं, अनलेस पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। उन्होंने ध्यान रखना है कि अपना बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी वो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल। ऑनलाइन में पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू टीचर। जी, इन्हें कम से कम वो उस समय तक एक टीचर का रोल प्ले करे, बाकी आप पे छोड़े तो अकोमोडेटेड। जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, तो अगर मैसेज देना चाहोगे तो क्या रहेगा? नहीं, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, इट हैज बीन फोर्स्ड ऑन अस, टीचर्स पर, स्टूडेंट्स पर, पेरेंट्स पर, कि ऑनलाइन टीचिंग करना ही पड़ेगा। जब तक ये पूरा कोविड निकल नहीं जाता, कोविड-19, तब तक तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। और बच्चे तो जब बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि एजुकेशन को निग्लेक्ट कर दिया, बाकी सब चालू कर दिया था, हम इनको नहीं चालू कर दिया। पर दैट आई थिंक पर्सनली इट वाज अ करेक्ट पॉलिसी, क्योंकि बच्चों को अगर वो पकड़ लिया डिसीजन तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बस यही है, बच्चों ने फुल इंटरेस्ट लेना चाहिए, नहीं भी समझ रहा है तो थोड़ा दिल लगा के करना चाहिए, पेरेंट्स ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और कुछ तकलीफ रही तो अपने अपने टीचर्स को उन्होंने 1-to-1 कांटेक्ट करना चाहिए, व्हाट्सएप है या सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन ये आपने जो कही पेरेंट्स ने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये बात इसके पहले भी छिड़ी थी इस बात को लेकर अलग अलग टॉक शोज में, जहाँ उनका कहना है फिर हमने उनको इतने पैसे क्यों दिए, मतलब उनको लगता कि उन्होंने आपको खरीद लिया। तो ये देखो, अभी गलत सादा सा पॉइंट बता दे, 1 मिनट में लेता, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि ये ऑनलाइन टीचिंग, पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ मैं कि ये ऑनलाइन टीचिंग है, जैसा हम पढ़ा रहे हैं, हमने तो थोड़ा अलग टाइप से ले रहे हैं, पर ये वीडियोस तो यूट्यूब पे कई सालों से पड़े हुए, ऑल टॉपिक्स आर देयर, बच्चों को भी पता है आपके, फिर ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, वहां देख देख के आ जाता था। पर वैसा नहीं है, वो वहां पे जिस तरीके से वो बताते हैं वो दिमाग में जाता नहीं। हमें पता है कि बच्चों के दिमाग में कैसे डालना, फिजिकली रहा तो बहुत आसान रहता है हमारे लिए, पर ऑनलाइन में भी हम डिस्टेंस ट्राई और लेवल बेस्ड। बस हमारा कहना ये है कि उधर से उन्होंने अटेम्प्ट करना चाहिए रिसीव करने का, रिसीविंग एंड अगर बन रहा तो फिर तो मतलब ही नहीं हो सकता। जी, एक पेरेंट कंप्लेंट ऐसी आती है कि मेरे बच्चों को ऑनलाइन नहीं समझता, तो मैं एक पेरेंट को बोलना चाहूंगा कि भाई ये आपको दिमाग से निकालना चाहिए, बच्चों के दिमाग से तो बिल्कुल निकालना चाहिए, क्योंकि जमाना ही ऑनलाइन आ रहा है। अब इतने सारे ऑफिसेस है, सब ऑफिसेस तो ऑनलाइन शुरू है ना, तो आपके बच्चे का फ्यूचर ही जब ऑनलाइन है तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि दैट इज ओनली वे टू लर्न। राइट, एक फाइनल क्वेश्चन सर बिफोर वी वाइंड अप। जस्ट टू मेक जैसा आपने कहा उस पर भी हमने थोड़ा सा सोचकर ऑनलाइन के लिए हमने अपनी फीस भी काफी रिड्यूस कर दिया। इट हैज बीन ब्रॉट टू नियरली हाफ ऑफ द अमाउंट, जैसा मैं पहले भी कह रहा था। कई गरीबों को स्कॉलरशिप से कुछ ऐसा कुछ हमने अभी एक जो अभी तक भी देते ही थे हम, जो जैसे रिक्शा पुलर से या इनको तो हमने कई बार फ्री में पढ़ाते हैं। और अभी इस कोविड सिचुएशन में हमने ऐसा सोचा है कि जिस भी स्टूडेंट का एक भी पेरेंट अगर गया है इसमें
माँ या पिताजी, तो हम उनको फ्री में पढ़ाने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब सोशल कॉज में आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, सो बिफोर आई वाइंड अप, एक फाइनल क्वेश्चन, व्हाई शुड आई जॉइन डीडीएस एज अ स्टूडेंट, और एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चे को डीडीएस में क्यों एडमिट करूँ? वी हैव पर्सनल अटेंशन, दो इट इज ऑनलाइन, इवन देन हमारे ऑफिस से फोन जाते हैं कि भी कल आपका बच्चा ऑनलाइन दिखा नहीं या उसने परीक्षा दिया नहीं, वो हम आज भी करते हैं। हमारा स्टाफ बेस्ट है फिलहाल, जो पुराना स्टाफ जैसा फैकल्टीज आई मीन वो वैसी ही है, किसी को हमने कम नहीं किया है। भले ही लोग हमारे पेरेंट्स बहुत परेशानी में पैसे नहीं दे पा रहे, पर हमने अभी इतने साल अगर कमा के रखा है तो हम तो पगार उनको दे ही रहे, इसलिए वो टिके हुए हैं। ये सब चीजें हैं। हम ऑनलाइन में नोट्स के लिए हम मेल के थ्रू या अगर कोई पर्सनल आता है प्रिंटेड देते हैं, ये सब चीजें हम जैसा पहले करते थे अभी भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे जैसा बेस्ट गाइडेंस आज के डेट में मुझे तो भी नहीं लगता कोई और देता होगा। एक उसमें ऐड करना चाहूंगा, मैंने कहा ना कि हमारे क्लास में रिकॉर्डिंग कंसेप्ट ही नहीं है, एवरी क्लास इज ए लाइव क्लास। तो जब बच्चा बैठता है तो उसको 100% फीलिंग आता है मैं क्लास में ही बैठा हूँ करके। दैट्स एडवांटेज। एंड एट द सेम टाइम हम जेई पढ़ाते, नीट पढ़ाते, उसमें डाउट कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी हम तैयारी करके लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश भी है। तो हमारे क्लास में आने के बाद बच्चों को ये सब्जेक्ट के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। इंग्लिश भी हम पढ़ा लेते हैं बच्चों का, उतनी तैयारी विदाउट चार्ज, और ये सब करवा लेते हैं। अच्छा, फिशरी भी करवा लेते हैं बच्चों से। एंड फाइनली प्लस द लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट 3 decades ऑफ टीचिंग, तो वो 4 decades, ये एक्सपीरियंस आपको बहुत साथ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड ओवर द इयर्स वी हैव सीन द जनरेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि कैसे बच्चे चेंज होते जा रहे हैं और कैसा स्मार्टनेस उनमें आते जा रहा है। आज का बच्चा बहुत स्मार्ट है, पर अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करना चाहता, हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, जैसा आप बोल रहे थे स्मार्ट वर्क करना चाहता है वो, और कम मेहनत में ज्यादा कुछ करने की देखता है वो रिजल्ट के दृष्टि से, मार्क्स की दृष्टि से। दैट इज द ओनली बैड थिंग। अदरवाइज मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए इन बातों को। अदरवाइज आज क्या हो रहा है कि जिनको हमने पढ़ाया है उनके बेटे बेटियों को आज पढ़ा रहे हैं। सेकंड जनरेशन प्रूफ कि आपके पास क्यों आना चाहिए। यस यस यस। एक तो बीच में से 2 डॉक्टर मिले थे और उन्होंने कहा था कि हमें बहुत खुशी इसलिए है कि हम भी इस क्लास से मियाँ बीबी पढ़ चुके डॉक्टर हो गए, और बेटा भी उसी क्लास से डॉक्टर होने जा रहा है। वाह, ग्रेट, दैट स्पीक्स एवरीथिंग। यस यस यस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।